आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। ग्रामीण समाज में भिन्नताएं क्या थी, ठीक। तो ये यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। कहने का मतलब ये है, खेती का नया तरीका तो सबको पता चल गया कि किस तरह से खेती करेंगे तो हमारा फसल ज़्यादा मात्रा में उगेगा, लेकिन इसका फ़ायदा सभी को बराबर नहीं हुआ। बोलिएगा काहे नहीं हुआ? कैसे कि किसी के पास अधिकांश मात्रा में ज़मीन थी, किसी के पास कम मात्रा में ज़मीन थी। तो जिसके पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीन रहेगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसके पास कम रहेगा उसको कम फ़ायदा होगा। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर वेट बढ़ता जा रहा था। इस बात के यही पता चलता है कि इस बात का परिणाम भी मिलता है कि समय के अनुसार खेती के माध्यम से, यानी खेती में लोगों का जो होता है ना, अंतर बीच में बढ़ने लगा। यानी जिसके पास ज़्यादा मात्रा में खेत था, जिसके पास कम मात्रा में खेत था, तो दोनों के बीच में अंतर बढ़ने लगा। जिसके पास ज़्यादा मात्रा में खेत था वो अधिकांश मात्रा में फसल रोपने लगा, उसको अधिकांश मात्रा में फ़ायदा होने लगा। जिसके पास में कम खेत था क्या करने लगा, खेती किया लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोनों के बीच में गैप हो रहा है ना, तो समय के अनुसार बढ़ता बढ़ता गैप चला गया। कहानियों में विशेषकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसान और बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। देखिए, जो बौद्ध कथाएं होती है ना, उसमें हमको तीन, जो समाज में उस समय जिस तरह से जब भगवान बुद्ध प्रेजेंट थे तो उस समय इनकी कथाएं लिखी गई थी, बौद्ध कथाएं। तो उस समय समाज में खेती के बारे में कैसा था, समाज कैसा था, उसके बारे में हमको जानकारी किससे मिलती है? तो बौद्ध धर्म से मिलती है। तो बौद्ध कथाओं में क्या बताया, किन के बारे में बताया गया है? तो भूमिहीन खेतीहर श्रमिक को, यानी ऐसे किसान जिसके पास अपना ज़मीन नहीं था, वो दूसरे खेतों में खेती करते थे, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? भूमिहीन खेतीहर श्रमिक कहते हैं। दूसरा, छोटे किसान उसे कहते हैं जिसके पास अपनी ज़मीन होती थी लेकिन बहुत कम मात्रा में होती थी, ठीक है ना। और बड़े बड़े ज़मींदार का उल्लेख मिलता है। बड़े ज़मींदार उसे कहते हैं भाई साहब जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है, ठीक है ना। यानी हमारा बौद्ध कथाओं से किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो छोटे किसान और जिसके पास, जो हमारे बड़े ज़मींदार थे और जो भूमिहीन थे उनके पास, इन तीनों के बारे में जानकारी मिलता है। इससे क्या पता चलता है कि उस समय भी समाज में एक किसान का मामला ऐसा था जिस तरह से आज भी वो ऐसा ही है, प्राचीन भारत में भी वैसा ही था। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था, ठीक है ना। जैसे समाज में ना जो छोटे किसान और बड़े जमींदार होंगे ना, जिसका अधिकांश मात्रा में जमीन होगी, उनको गृहपति बोला जाता था, ठीक है ना, पाली भाषा में। कहने का मतलब ये है दोस्त, पाली भाषा में अगर भगवान बुद्ध को हिंदी भाषा में लिखा जाएगा ना, हिंदी में, तब भगवान बुद्ध लिखा जाएगा। लेकिन पाली में अगर लिखा जाएगा तो भगवा न हटा दिया जाएगा, भगवा बुद्धो लिखा जाएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? देखिए ध्यान से, अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो भगवान बुद्ध लिखेंगे ना, भगवान बुद्ध लिखेंगे। इस किस भाषा में लिखें? हिंदी में लिखें। अगर हम इसको पाली में लिखेंगे ना तो भगवा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भगवा बुद्धो, ठीक है ना, बुद्धो, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपका हिंदी भाषा है, ये आपका पाली भाषा है, ठीक है ना। तो पाली भाषा में बड़े जमींदारों को क्या कहता है? गृहपति कहा जाता था, ठीक है ना। बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो किसानों पर नियंत्रण रखते थे। यानी जो बड़े जमींदार हैं ये सब क्या थे? ये शक्तिशाली थे। ये सब क्या, छोटे छोटे किसानों पे क्या करते थे? अपना नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। यानी जो ग्राम प्रधान होता था ना, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। यानी मान लीजिए हम ग्राम प्रधान है तो मेरा बेटा भी जो है ना ग्राम प्रधान होगा, मेरे बेटा के बेटा जो है ना ग्राम प्रधान होगा, ठीक है ना। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब ये है, जो तमिल संगम साहित्य है ना, यानी यह तमिलनाडु का साहित्य है,
तमिलनाडु में जिस तरह से हम बौद्ध के माध्यम से, बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से हम पता किए ना उत्तर भारत में हमारा जो किसान थे कैसे रहते थे, मतलब कि इनका दुर्दशा क्या था। तो उसी तरह से ये भी दुर्दशा नहीं कहेंगे, मतलब कि उस समय हमारे जिस तरह से हम बौद्ध कथाओं में पढ़े हैं ना कि हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग थे। वे एक तो वो लोग थे जिनके पास अपना खेती नहीं था, दूसरे खेतों में काम करते थे। दूसरा वो व्यक्ति थे जिनके पास अपना खेत था लेकिन छोटा मात्रा में था, तो वो अपना खुद खेती करते थे। और तीसरे व्यक्ति वो थे जिनके पास अधिकांश मात्रा में खेत था, वो अपना खेती दूसरे से करवाते। ये हमारा बौद्ध धर्म से पता चला। ये दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में पता चला, ठीक है ना। लेकिन क्या दक्षिण भारत में ऐसा ही होता होगा तो कैसे पता चलेगा? तो हमारा तमिल संगम साहित्य से पता चलेगा, ठीक है ना। तमिल संगम साहित्य ने भी उल्लेख किया है, ठीक है ना। वेल्लार या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर और दास अड़िमई, यह संभव है कि उर्वरों के भिन्नता भूमि के स्वामित्व श्रम और नए प्रौद्योगिक उपयोग वाले। तो कहने मतलब ये है कि देखिए जिस तरह से हमारा उत्तर भारत में बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से पता चला है ना, उस तरह से जो संगम साहित्य में थे, तमिल संगम साहित्य, तमिलनाडु, तमिल का तमिलनाडु, ठीक है ना, संगम साहित्य, उसमें क्या मिलता है? वेल्लार या बड़े जमींदार, ठीक है ना। देखिए हलवाहा, हलवाहा या उलवर और दास, यानी हलवाहा उसे हम कहते हैं जो बड़े ज़मींदार होते हैं, ठीक है ना। और उलवर हम उसे कहते हैं जो खेत करने वाले किसान होते हैं, जो किसान खेती करते हैं, ठीक है ना, हल से खेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उलवर। और आपका अड़िमई जो होता है ये आपका दास या गुलाम होते हैं जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, ठीक है ना। बात समझ आएगा ना, ये 3 पॉइंट है, ठीक। हलवाहा उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जो बड़े ज़मींदार होते हैं। और आपका उलवर उसे कहते हैं, उलवर उलवर उसे कहते हैं जो खेती में काम करते हैं, किसान खेत में काम करते हैं हल के माध्यम से, ठीक है ना। दास या गुलाम अड़िमई को कहते हैं। ये बात तमिल संगम सही से बदलता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं। और भूमि का स्वामित्व करेगी, ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण होगा जिसकी चर्चा प्राय विधिक ग्रंथों में की जाती थी। अब हम इसको पढ़ेंगे गहपति। गहपति क्या है? गृहपति घर का मुखिया होता है और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकर और दासों पर नियंत्रण करता है। गृहपति घर का मुखिया होता है। अगर आज के बारे में बात की जाए तो आपके घर में जो आपके पापा है ना, ये गृहपति हैं, इनको आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य वस्तुओं का मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभावित व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए होता था। गृहपति तो एक तो घर का मुखिया होता था मेन। दूसरा बात, कभी कभी ना कहीं कहीं गृहपति का प्रयोग जो आपके समाज में, यानी जो आपके गांव में, समाज में जो सबसे बड़े जमींदार होंगे ना, जो अमीर आदमी होंगे ना, उनको गृहपति बोला जाता था, ठीक है ना, जो व्यापारियों के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं सीमाओं का महत्वपूर्ण। देखिए विधि ग्रंथ किसे कहते हैं? यानी समाज में ना, यहाँ पर देखिए मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई थी। देखिए जो मनुस्मृति है ना, यह भारत का एक प्राचीन विधि ग्रंथ है। इस बुक में ना लिखा गया है कि समाज में कैसा, किसको क्या करना चाहिए, ये सब लिखा गया है, ठीक है ना। तो उसी में से इस मनुस्मृति का एक है सलाह कि राजा को क्या करना चाहिए। तो देखिए मनुस्मृति में सलाह का दिया गया है राजा को क्या करना चाहिए। यानी चूंकि सीमाओं की अनभिन्नता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल। देखिए कह रहे ना, मनुस्मृति में बताया गया है। तो देखिए सीमा के चलते ना, अगर हमको पता नहीं चले कि मेरा बाउंड्री, मेरे राज्य का बाउंड्री कहाँ तक है, इस युद्ध होता ही रहेगा। तो मनुस्मृति में बताया गया ना कि सीमा का विवाद पूरा करने के लिए हमको ज़मीन के अंदर कुछ न कुछ ऐसे निशान चीज़ रख देना चाहिए ताकि हमको पता चलेगा कि हमारा पर ये लास्ट बाउंड्री है। जैसे मान लीजिए हमारा लास्ट बाउंड्री, एग्जाम्पल के लिए ये हमारा मकान है, ठीक है ना। तो मकान के इस लास्ट बाउंड्री यहाँ पर है हमारा, और यहाँ से दूसरे का मकान शुरू होता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे चीज़ गाड़ देंगे ना ताकि यह समय से नष्ट, मतलब बहुत सालों तक रहे। तो क्या ऐसा होना चाहिए भाई साहब? देखिए तब पत्थर हो सकता है, हड्डियाँ हो सकती है, चाहे गाय के बाल हो सकता है, भूसा हो सकता है, ठीक है ना, खपट, ये सब झूठ झाल जैसा होता है। और गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़, रेत, उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपा कर गाड़ देना चाहिए, जो उस समय छुपा करना, जो समय नष्ट ना हो। कह रहा है ना कि ये जो आपको हम चीज़ दिखाया ना, ये सब मनुस्मृति में बता रहा है, ये जो आपको चीज़ दिखाया गया है ना, इन सबको ज़मीन के अंदर में गाड़ के रख दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि हमारा बाउंड्री यहाँ तक है। दूसरा बात, ये जल्दी ख़त्म होने वाली भी है नहीं, ठीक है ना, इसीलिए इसको बताया गया।
ये सब जितना आपको पीला में दिख रहा है ना, ये सब आपको क्वेश्चन हम करवा देंगे, इसको आप टेंशन मत लीजिए, पूरी चैप्टर खत्म होने दीजिए। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो हड़प्पा सभ्यता करवाएंगे, उसके बाद से आपका इसका भी करवाएंगे, तो ठीक रहेगा, साथ में करवाएंगे तो ठीक है ना। कैसे लगातार चल रहे हैं तो थोड़ा चलने दीजिए। अब हम कल पढ़ेंगे भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण, यानी चैप्टर यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये लगला हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं है बस। चलिए।